हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रातू रोड फ्लाईओवर पर सड़क हादसा, रिवर्स में आ रही जेसीबी से टकराई कार। रातू रोड फ्लाईओवर पर रविवार को पिस्का मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां एक टाटा हैरियर कार की टक्कर जेसीबी से हो गई। दरअसल कार पंडरा की ओर से आ रही थी और फ्लाईओवर पर सफाई का कार्य चल रहा था। इस दौरान जेसीबी रिवर्स में आने लगा। इसी दौरान कार से जेसीबी की टक्कर हो गई। कार में सवार 3 लोग घायल हो गए, वहीं कार में सवार एक महिला का हाथ भी टूट गया। कार में सवार संजय तिवारी ने बताया कि जेसीबी कोई महिला चला रही थी, वहीं जेसीबी के आगे भी रिवर्स में सफाई कार्य चल रहा था। इस घटना में चंचला तिवारी नामक महिला का हाथ टूट गया, वहीं बाकी सवारियों को हल्की चोट आई है। हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी के एयरबैग तक खुल गए। वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने फ्लाईओवर पर इस तरह जेसीबी से सफाई कराए जाने पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि व्यस्त फ्लाईओवर पर भारी मशीनों से सफाई कार्य कराना खतरनाक साबित हो सकता है। यदि यातायात को नियंत्रित किए बिना ऐसे काम होते रहे तो भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं आम हो जाएंगी। लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। लोहरदग्गा में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, इलाके में भारी सुरक्षा बल। लोहरदग्गा जिले में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इतना ही नहीं, दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। गांव में तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद सुरक्षा को लेकर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लोहरदग्गा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के उड़ू-मुड़ू गांव में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था और शनिवार देर शाम को मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान मूर्ति के साथ चल रहे साउंड सिस्टम वाली गाड़ी का एक हिस्सा एक खास समुदाय के व्यक्ति के घर से छू गया। इसी बात पर विवाद शुरू हो गया। हालांकि मौके पर विवाद को शांत करवाया गया, लेकिन रविवार को गांव के कुछ लोगों ने एक समुदाय विशेष के लोगों से मारपीट कर दी, जिसके बाद विवाद और भी गहरा गया। फिर दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर फेंके गए, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इधर सूचना मिलने के बाद लोहरदग्गा एसपी सादिक अनवर रिजवी मौके पर पहुंचे। लोहरदग्गा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि माहौल को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस लगातार कैंप कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। लातेहार में प्रतिमा विसर्जन से लौट रहे 2 बाइक में टक्कर, एक की मौत। सरस्वती पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम देखकर लौट रहे 2 मोटरसाइकिलों में भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक बाइक में सवार युवक की मौत हो गई। उसकी पहचान आरदीप मुंडा, पिता जलसू मुंडा, ग्राम सरनाड़ी के रूप में हुई है। घटना शनिवार की देर शाम की है। रविवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। इस दुर्घटना में रितेश किंडो 20 वर्ष, वीरेंद्र खेरवार 25 वर्ष व अमर सहाय तिर्की गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महुआ डांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां डॉक्टर अमित खालको ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायल को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। उन्होंने आरदीप मुंडा को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार सरनाड़ी गांव में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने के लिए 2 मोटरसाइकिलों से युवक गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे सरनाड़ी पुल के पास दोनों मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा है, 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत में एक युवक की मौत हुई है और 3 घायल हैं। 30 जनवरी तक झारखंड में शुष्क बना रहेगा मौसम। चतरा, पलामू और गढ़वा में गर्मी, उत्तर पूर्व में स्थिर तापमान, 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा पारा। झारखंड में 30 जनवरी तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के किसी भी जिले में इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल राज्य में किसी तरह की मौसम चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद के 3 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। 26 से 28 जनवरी के बीच सुबह हल्का कोहरा या धुंध छाने के बाद दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है।
29 और 30 जनवरी को भी सुबह कोहरा या धुंध और बाद में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क ही रहेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 26 जनवरी के आसपास सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का झारखंड पर फिलहाल सीधा असर नहीं पड़ेगा, हालांकि आगे चलकर इसका हल्का प्रभाव महसूस किया जा सकता है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। ये सम्मान उन्हें लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए किए गए उनके आजीवन संघर्ष के लिए प्रदान किया जा रहा है। बताते चलें कि पद्म भूषण पाने वालों में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, मशहूर अभिनेता मम्मूटी और उद्योगपति बैंकर उदय कोटक प्रमुख हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन और भाजपा नेता वीके मल्होत्रा को भी पद्म भूषण दिया गया है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उन्होंने महाजनी प्रथा और सूदखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की और ऐतिहासिक धान कटनी आंदोलन की शुरुआत की। शिबू सोरेन ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना और 1970 से 1975 के बीच रात्रि पाठशालाओं का संचालन किया। उन्होंने शराब के खिलाफ भी आवाज उठाई और इसे आदिवासी विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक नेताओं में शामिल थे और अलग झारखंड राज्य के गठन की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और दशकों तक आदिवासी अधिकारों की राजनीति के केंद्रीय चेहरे बने रहे। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। कुल 131 पद्म पुरस्कार की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि इस सूची में विदेशी नागरिकों, एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी में 6 लोग भी शामिल हैं। साथ ही 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। जमशेदपुर में प्लम्बर बनकर चोरी करते 3 युवक गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। मकान मालिक गए थे गांव। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में चोरी का प्रयास करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार सुबह वे प्लम्बर बनकर एक किराए के मकान में घुसे थे, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से पकड़े गए। ये घटना गुरुद्वारा रोड स्थित उमाकांत सिंह के मकान में किराएदार अखिलेश्वर दुबे के घर हुई। अखिलेश्वर दुबे अपने पैतृक गांव सासाराम गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। तीनों युवक प्लम्बर के वेश में घर पहुंचे और मकान के 3 से 4 कमरों के ताले तोड़ दिए। उन्होंने घर में रखे कीमती सामान, नकदी और अन्य वस्तुएं समेट ली थीं और भागने की फिराक में थे। इसी दौरान आसपास के लोगों को घर में संदिग्ध गतिविधि का आभास हुआ। लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों को घेर लिया और रंगे हाथ पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने चोरों की पिटाई करने के बाद मानगो थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान ऋषभ, पवन मिश्रा और एक अन्य के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि ये पता चल सके कि वे किसी संगठित चोरी गिरोह से जुड़े हैं या नहीं। पुलिस आरोपियों को साथ लेकर अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने दिन दहाड़े हुई इस चोरी की कोशिश पर पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। हालांकि इस मामले में पुलिस अधिकारी फिलहाल आधिकारिक बयान देने से बच रहे हैं। कार ने खड़ी हाईवा में पीछे से मारी टक्कर, 1 की मौत, 8 घायल। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में एक मारुति ओमनी कार ने स्टोन लदे एक हाईवा में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में उत्तम मंडल नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कार सवार पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और अपने एक रिश्तेदार के लिए विवाह के लिए लड़की देखकर दुमका से वापस घर लौट रहे थे। दरअसल स्टोन लदे इस हाईवा में अचानक कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और वो NH 114A दुमका रामपुरहाट रोड पर खड़ा था। इसी बीच दुमका की ओर से पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट जा रही ओमनी कार अनियंत्रित होकर उसमें पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार उत्तम मंडल नामक व्यक्ति जाकर
हाईवा में जाकर फंस गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंची और घायलों को लाकर शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वाहन में फंसे मृतक को निकलवाकर थाना भिजवाया। कल उसका पोस्टमार्टम होगा। सड़क हादसे पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि एक मारुति ओमनी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। सूचना मिलने के साथ ही पुलिस को मौके पर भेजा गया। घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। धनबाद पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान खुला राज। धनबाद जिले की हरिहरपुर पुलिस ने वाहन चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक सक्रिय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। गिरोह में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बागमारा एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में अपराध नियंत्रण और वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 24 जनवरी को हरिहरपुर थाना क्षेत्र के बरवाडी चेक पोस्ट के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोका गया। जब उससे बाइक के कागजात मांगे गए तो वो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने बाइक चोरी की बात स्वीकार कर ली। उसने अपना नाम राहुल सिंह पिता गुलाब सिंह निवासी कोरकोटा थाना हरिहरपुर बताया। पूछताछ के दौरान राहुल ने खुलासा किया कि वो अपने साथी शिव कुमार सोनारडी ओपी क्षेत्र के साथ मिलकर बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। दोनों मिलकर अलग अलग थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें चोरी करते और फिर उन्हें विभिन्न स्थानों पर बेच देते थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सोनारडी ओपी क्षेत्र, हरिहरपुर थाना क्षेत्र समेत अन्य इलाकों में छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी में कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में राहुल सिंह और शिव कुमार शामिल हैं। एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि इस पूरे अभियान में हरिहरपुर थाना प्रभारी राहुल झा, सोनारडी ओपी प्रभारी, सर्किल इंस्पेक्टर सहित एक संयुक्त पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा। फिलहाल दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ की जा रही है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने जमशेदपुर में कानून व्यवस्था जांची। कैरव गांधी अपहरण स्थल का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। झारखंड की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने जमशेदपुर के दौरा कर शहर की विधि व्यवस्था की हकीकत को परखा। डीजीपी ने शहर के विभिन्न प्रमुख और संवेदनशील रूटों पर भौतिक निरीक्षण किया और मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की आवाजाही, ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस गश्ती की स्थिति का भी जायजा लिया। डीजीपी के दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहते हुए अपराध नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने 14 दिनों से लापता व्यावसायिक पुत्र कैरव गांधी के अपहरण स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से अब तक की जांच की प्रगति की जानकारी दी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तकनीकी साक्ष्यों के बेहतर उपयोग, संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और जांच को तेज गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इसके बाद डीजीपी एसएसपी आवास पहुंची, जहां वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बंद कमरे में लंबी बैठक की गई। बैठक के दौरान कैरव गांधी अपहरण कांड की जांच, तकनीकी साक्ष्य, संदिग्धों की भूमिका और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडे ने डीजीपी के दौरे को औपचारिक बताया। उन्होंने कहा कि डीजीपी ने संगठित अपराध और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहर को अपराध और नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया है। एसएसपी पांडे ने बताया कि अपहरण मामले में भी डीजीपी द्वारा जरूरी सुझाव दिए गए हैं, लेकिन जांच जारी होने के कारण विस्तृत जानकारी साझा नहीं की जा सकती। पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले में ठोस नतीजे सामने आएंगे। सारंडा मुठभेड़ पर माओवादियों ने ऑडियो जारी कर दिया बड़ा बयान। 17 साथियों की मौत को बताया फर्जी। चाईबासा के सारंडा जंगलों में सुरक्षा बलों द्वारा हाल ही में हुई बड़ी कार्रवाई के बाद अब भाकपा माओवादी संगठन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संगठन की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के प्रवक्ता ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर सुनियोजित साजिश के तहत हमला करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जारी बयान में प्रवक्ता ने दावा किया है कि 22 जनवरी 2026 को कोबरा बटालियन, झारखंड जागुआर और जिला पुलिस ने सारंडा के बहुड़ा और कुमडीह गांव के पास उनके दस्ते पर अचानक हमला किया। संगठन का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग की। माओवादियों ने ऐसे आम मुठभेड़ के बजाय एक सुनियोजित हत्या बताया है।
संगठन ने चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने जीपीएस ट्रैकर और खाद्य सामग्री में जहर मिलाने जैसी साजिशों का सहारा लिया है। ऑडियो बयान में माओवादियों ने स्वीकार किया है कि इस कार्रवाई में उनके संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने मारे गए अपने साथियों को लाल सलाम कहकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। माओवादी प्रवक्ता के अनुसार सुरक्षा बलों की इस भारी कार्रवाई और हवाई हमलों से सारंडा की वन ग्रामों में रहने वाले आदिवासियों के बीच दहशत का माहौल है। संगठन का दावा है कि भारी गोलाबारी के कारण कई ग्रामीण अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। उन्होंने इसे मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए माओवादियों ने कहा कि सुरक्षा बल सीधे मुकाबले के बजाय राशन में जहर मिलाने और ट्रैकर्स जैसे गुप्त रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी जानकारी दी कि उनके 3 साथी फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। संगठन ने उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। पाकुड़ में पत्थर के बाद कोयले की ढुलाई भी बंद। एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग पर जेएमएम का दबाव। पाकुड़ जिले में रेल यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब और उग्र हो गया है। पत्थर की लोडिंग बंद किए जाने के बाद अब शनिवार से रेल मार्ग के जरिए कोयले की ढुलाई पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आह्वान पर लोटामारा रेलवे साइडिंग से कोयले का परिचालन बंद कर दिया गया है, जिससे रेलवे को पहले ही दिन भारी राजस्व की हानि उठानी पड़ी है। विदित हो कि पचुवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक और नॉर्थ कोल ब्लॉक से उत्खनित कोयला मुख्य रूप से पंजाब और पश्चिम बंगाल के बिजली संयंत्रों को भेजा जाता है। जेएमएम नेताओं के विरोध प्रदर्शन के कारण शनिवार से इस आपूर्ति श्रृंखला पर ब्रेक लग गया है। आंदोलनकारियों का स्पष्ट कहना है कि जब तक पाकुड़ और साहिबगंज के रेल यात्रियों की बुनियादी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक आर्थिक नाकेबंदी जारी रहेगी। गौरतलब है कि माल पहाड़ी रेलवे साइडिंग से पत्थरों की लोडिंग पिछले 7 दिनों से बंद है। इसके कारण पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पत्थर की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। रेल मार्ग से माल ढुलाई बंद होने से न केवल रेलवे के खजाने पर असर पड़ रहा है, बल्कि निर्माण कार्यों और बिजली उत्पादन के लिए कच्चे माल की कमी का संकट भी गहराने लगा है। नई शैक्षणिक सत्र की तैयारी तेज। झारखंड के 40 लाख बच्चों तक समय पर किताबें पहुंचाने का लक्ष्य। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 40 लाख छात्र छात्राओं के लिए नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी तेज कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का लक्ष्य है कि अप्रैल में सत्र शुरू होते ही बच्चों के हाथों में पाठ्यपुस्तकें हों, ताकि पढ़ाई पहले दिन से ही सुचारू रूप से शुरू हो सके। इसी दिशा में विभाग ने पाठ्यपुस्तकों की छपाई का काम प्रारंभ कर दिया है। विभागीय योजना के अनुसार मार्च के अंतिम सप्ताह तक सभी किताबें प्रखंड स्तर तक पहुंचा दी जाएंगी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर स्कूलों में वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षा विभाग इस बार समयबद्ध वितरण को लेकर विशेष निगरानी व्यवस्था भी तैयार कर रहा है, जिससे किसी भी स्तर पर देरी न हो। परीक्षा समाप्त होते ही छात्रों से पिछली कक्षा की किताबें अस्थायी रूप से वापस ली जाएंगी। 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के बाद पहली से 7वीं कक्षा की परीक्षाएं होली के बाद संपन्न होंगी। परीक्षा के बाद पुरानी किताबें जमा कराने का उद्देश्य ये है कि यदि किसी कारणवश नई किताबों की आपूर्ति में विलंब होता है तो पढ़ाई बाधित न हो और वैकल्पिक व्यवस्था बनी रहे। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं पर भी फोकस बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल राज्य के 1000 से अधिक स्कूलों में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो रही है। सरकार अब इसे सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने की दिशा में नीति तैयार कर रही है। हाल ही में इस विषय को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें भाषा और शिक्षा विशेषज्ञों ने अपने सुझाव दिए हैं। नए सत्र में पाठ्यक्रम को स्थानीय इतिहास से जोड़ने की भी पहल की गई है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन, संघर्ष और जन आंदोलनों से भी परिचित होंगे। प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उनकी जीवनी को कॉमिक्स के रूप में शामिल किया गया है, जबकि उच्च कक्षाओं में उनके योगदान पर आधारित अलग अध्याय जोड़े गए हैं। बोकारो से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव। 1 फरवरी तक कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला, विलंब से चलेंगी गाड़ियां। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में आगामी दिनों में रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंडल में इंजीनियरिंग, टीआरडी तथा सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभागों द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 26 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक रोलिंग ब्लॉक कार्यक्रम लागू रहेगा। रेलवे प्रशासन के अनुसार इस दौरान रेल पटरियों, विद्युत
प्रणाली और सिग्नल व्यवस्था से जुड़े आवश्यक कार्य किए जाएंगे। रोलिंग ब्लॉक के कारण कई कोचिंग ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनों को पूर्ण रूप से रद्द किया गया है, जबकि कुछ का आंशिक समापन, मार्ग परिवर्तन, नियंत्रण या पुनर्निर्धारण किया गया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार आद्रा मिदनापुर मेमू, झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस और आसनसोल आद्रा मेमू पैसेंजर जैसी कई लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। इसके अलावा झारग्राम धनबाद एक्सप्रेस, बर्धमान हट्टिया मेमू एक्सप्रेस और आद्रा मिदनापुर मेमू को कुछ क्षणों में आंशिक रूप से समाप्त अथवा आंशिक रूप से प्रारंभ किया जाएगा। इससे यात्रियों को बीच के स्टेशनों तक ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि रोलिंग ब्लॉक के दौरान सुरक्षा मानकों के तहत ट्रेनों का परिचालन सीमित करना जरूरी होता है, ताकि अनुरक्षण कार्य को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों के लिए ऑप्शनल व्यवस्था भी की गई है। टाटानगर हट्टिया एक्सप्रेस को निर्धारित तिथियों में परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। वहीं आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस को चंद्रपुरा राजबेरा क्षण में लगभग 30 मिनट तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस को करीब 60 मिनट विलंब से पुनर्निर्धारित कर चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से अवश्य प्राप्त कर ले। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये रोलिंग ब्लॉक भविष्य में सुरक्षित, सुगम और समयबद्ध रेल सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। धनबाद में सड़क सुरक्षा और मतदान जागरूकता के लिए उमड़ा जनसैलाब, मीलों लंबी बनी मानव श्रृंखला। कोयलांचल में रविवार की सुबह जागरूकता के एक नए सवेरे के रूप में उभरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित भव्य मानव श्रृंखला में हजारों जिलेवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रणधीर वर्मा चौक से लेकर गोल बिल्डिंग तक बनी इस विशाल श्रृंखला ने पूरे शहर को जागरूकता के सूत्र में पिरो दिया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ IIT, ISM, BCCL, पूर्व मध्य रेलवे, मैथन पावर लिमिटेड, DVC, टाटा स्टील, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और चेंबर ऑफ कॉमर्स जैसे संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। साथ ही विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ इस अभियान को सफल बनाया। मानव श्रृंखला का नेतृत्व कर रहे उपायुक्त आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सुबह 7 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जिले के नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी और सामूहिक प्रतिबद्धता की भावना जगाना है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम किया जा सके। उपायुक्त ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के तहत देश भर में जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। धनबाद में इसे ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया है, ताकि नियमों के प्रति सजगता बढ़े। जागरूकता के इस माध्यम से न केवल लोगों को सतर्क किया जा रहा है, बल्कि सुरक्षित सफर के प्रति एक व्यापक संदेश भी दिया जा रहा है। बोकारो में जंगली हाथियों के हमले में पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। बोकारो जुरे के गोमिया प्रखंड के कंडेर पंचायत अंतर्गत दरहाबेड़ा गांव में जंगली हाथियों के आतंक ने इंसानी जज्बे की दर्दनाक तस्वीर पेश की। अपने बेटे की जान बचाने के प्रयास में एक पिता की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना पूरे इलाके को झकझोर देने वाली है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बीती रात 5 से 6 जंगली हाथियों का झुंड गांव में घुस आया। हाथियों ने एक घर को निशाना बनाते हुए दीवार तोड़नी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। मृतक करमचंद सोरेन ने खतरे को देखते हुए पहले अपनी पत्नी और छोटे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद वो अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए दोबारा घर की ओर गया, तभी हाथियों का सामना उससे हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक हाथी ने करमचंद पर अचानक हमला कर दिया। हाथी ने उनकी गर्दन में दांत घुसाकर उन्हें जमीन पर पटक दिया। इस हमले में करमचंद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों का झुंड आसपास के जंगल क्षेत्र में अब भी मौजूद हो सकता है। घटना के बाद से गांव में डर का माहौल
माहौल है और ग्रामीण पूरी रात जागकर अपने घरों की निगरानी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना एक बार फिर मानव और वन्य जीव संघर्ष की गंभीरता को सामने लाती है। जंगली हाथियों की लगातार बढ़ती आवाजाही ग्रामीण इलाकों के लिए खतरा बनती जा रही है। समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं, जिनकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। झारखंड में जीएसटी घोटाले का बड़ा खुलासा, पूर्वोत्तर राज्यों तक फैले नेटवर्क के तार, ईडी जांच में कनेक्शन उजागर। झारखंड में सामने आए करोड़ों रुपए के जीएसटी घोटाले की जांच अब देश के पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि झारखंड से जुड़े कारोबारी नेटवर्क के तार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हुए हैं। ईडी ने इसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। जांच में सामने आया है कि फर्जी कंपनियों और जाली बिलों के जरिए बड़े पैमाने पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया। हाल ही में ईडी की ईटानगर टीम ने झारखंड, बंगाल और मणिपुर में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया था, जिसमें कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए। ईडी की रांची स्थित जोनल कार्यालय ने इससे पहले 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले में जमशेदपुर के कारोबारी विक्की भालोटिया उर्फ अमित अग्रवाल सहित कोलकाता के अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और शिव कुमार देवड़ा को गिरफ्तार किया था। जांच में खुलासा हुआ था कि इन आरोपितों ने झारखंड में 14,000 से अधिक फर्जी बिलों के जरिए करीब 800 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की। पूर्वोत्तर से जुड़े दूसरे मामले में ईडी ने अरुणाचल प्रदेश की फर्जी फर्म मैसर्स सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट के खिलाफ ईसीआईआर दर्ज की थी। जांच में पाया गया कि इस नाम की कोई वास्तविक कंपनी मौजूद नहीं थी। इसके बावजूद इसके नाम पर 15,000 से अधिक फर्जी बिल जारी किए गए थे, जिनका टैक्सेबल मूल्य 650 करोड़ रुपए था। इन बिलों को 6 महीने की अवधि में 11 राज्यों के 58 कारोबारियों को जारी किया गया था। इसी कड़ी में ईडी ने झारखंड में भी तलाशी अभियान चलाते हुए कारोबारी महेश प्रसाद गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी की और उनसे लंबी पूछताछ की। जांच एजेंसी का मानना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और नाम सामने आ सकते हैं। कैरव गांधी अपहरण केस, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले रघुवर दास, मामले की हो सीपीआई जांच। लोहरदगा में सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान हिंसक झड़प, घरों में तोड़फोड़ और मारपीट, इलाके में भारी तनाव। लोहरदगा जिला के कुड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव में रविवार सुबह सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच भीषण हिंसा भड़क गई। डीजे बजाने और प्रतिमा भ्रमण के रूट को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को जब मां सरस्वती की प्रतिमा को गांव में घुमाया जा रहा था, तब प्रतिमा का एक हिस्सा रास्ते में पड़ने वाले एक मुस्लिम परिवार के घर के छप्पर से छू गया था। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। हालांकि उस समय स्थानीय लोगों की मध्यस्थता से मामला शांत करा लिया गया था, लेकिन अंदरूनी तनाव बरकरार था। शनिवार की सुलह रविवार सुबह उस वक्त नाकाम साबित हुई जब विसर्जन जुलूस फिर से शुरू हुआ। आरोप है कि एक विशेष समुदाय की भीड़ ने दूसरे पक्ष के लोगों और उनके घरों पर अचानक हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई घरों को निशाना बनाया और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें लाठी डंडों का भी इस्तेमाल हुआ। हिंसा में कई लोग चोटिल हुए हैं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को कुड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है। स्थानीय ग्रामीणों में पुलिस की सुस्ती को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जब शनिवार शाम को ही विवाद हो चुका था, तो प्रशासन ने रात में गांव में पुलिस गश्त क्यों नहीं बढ़ाई। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता की कमी के कारण ही उपद्रवियों के हौसले बुलंद हुए और रविवार सुबह फिर से हिंसा भड़क गई। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। वर्तमान में गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।